नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम योगा एंड स्पोर्ट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं और आपका एग्ज़ाम है योगा एंड स्पोर्ट्स का, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हमने योगा एंड स्पोर्ट्स के सिलेबस से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में दोस्तों 99% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपके वहाँ पर ज़रूर दिखाई देंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा देवे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में, कॉलेज के फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वह भी इस वीडियो का बेनिफिट्स ले सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। सबसे पहले देखिए, आपके 3 पार्ट में यह पेपर होने वाला है, जिसमें पार्ट ए रहेगा, वह रहेगा 1 लाइनर क्वेश्चंस के लिए। उसके बाद पार्ट बी रहेगा, जिसमें आपको 200 वर्ड्स में आंसर देना है, और पार्ट सी में दोस्तों आपको 300 वर्ड्स में आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर आपको ऊपर यहाँ पर वीडियो में दिखाई देगा पीपीटी में, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, तो उसी प्रकार से दोस्तों आपको वहाँ पर भी समझ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, यानी कि जो योग फिलोसॉफी है उसके इनोवेटर कौन है। तो महर्षि पतंजलि। जी हाँ दोस्तों, महर्षि पतंजलि इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, और इन्होंने योग सूत्र की रचना की और बिखरे हुए योग के ज्ञान को व्यवस्थित ज्ञान में बदल दिया था। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए। स्वास्थ्य क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार केवल बीमारियों की अनुपस्थिति ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य है। यानी कि जो व्यक्ति पूर्णतया स्वस्थ है हर प्रकार से, यानी कि शारीरिक तरीके से, मानसिक तरीके से और सामाजिक रूप से भी, तो वह स्वस्थ होना बताया गया है WHO के अनुसार। ठीक है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन है अष्टांग योग के 8 अंगों के नाम बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अष्टांग योग के 8 अंग कौन कौन से हैं? तो एक हो जाएगा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 के 8 जो हैं वह अष्टांग योग के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगभग एग्जाम्स में बनता ही है, तो आपको यह याद रख लेने हैं 8 नियम। इससे बड़ा क्वेश्चन भी बनता है निबंधात्मक और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। बढ़ते हैं दोस्तों लघुत्तरात्मक प्रश्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? कितने खिलाड़ी होते हैं खो खो में? दोस्तों देखिए, एक खो खो टीम में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन मैच के दौरान कितने खिलाड़ी मैदान पर खेलते हैं? 9 खिलाड़ी। यानी कि एक टीम में 9 खिलाड़ी, तो 9 और 9 18 खिलाड़ी दोनों टीमों से खेलते हैं, और एक टीम में बात करें तो टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं। बढ़ते हैं आगे फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। टेबल टेनिस में खिलाड़ी को क्या कहते हैं? खिलाड़ी को क्या कहते हैं? पेडलर या फिर टेबल टेनिस खिलाड़ी कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हठ प्रतिपिका के लेखक का नाम बताना है। तो हठ प्रतिपिका के रचयिता या लेखक कौन है दोस्तों? स्वामी स्वात्वाराम है। ठीक है, स्वामी स्वात्वाराम, जो कि हठ प्रतिपिका के रचयिता है, और हठ योग यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है 2 ध्यानात्मक आसनों के नाम बताने हैं आपको। तो 2 ध्यानात्मक आसन कौन कौन से हो जाएंगे? ध्यानात्मक यानी कि ध्यान लगाने के लिए जो उपयुक्त आसन रहते हैं वह, एक तो हो जाएगा पद्मासन और दूसरा हो जाएगा सिद्धासन। बढ़ते हैं नेक्स्ट 8th क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा पार्ट ए में भाग अ का। ठीक है दोस्तों, योग का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? तो योग का अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष या केवल्य की प्राप्ति। ठीक है, यानी कि स्वयं को परमात्मा से मिलन और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। यानी कि जो हमने अभी अष्टांग योग में देखा कि समाधि, जो कि अंतिम यहाँ पर बताया गया है समाधि, तो बस यही है अंतिम लक्ष्य जो कि हमारे अष्टांग योगों में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, 8th क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ। ठीक है, पार्ट बी में यूनिट फर्स्ट, अब इसमें भी 5 यूनिट है। पार्ट बी में 5 यूनिट रहेंगी, जो कि आपको 200 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अष्टांग योग की अवधारणा व सिद्धांतों का हमें वर्णन करना है, 200 वर्ड्स में करना है। तो अष्टांग योग की अवधारणा क्या है? यह महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित की गई है। और अष्टांग का अर्थ क्या होता है? 8 अंग। ठीक है, 8 अंग होता है अष्टांग का अर्थ, और इसका मुख्य उद्देश्य है शरीर, मन और आत्मा के बीच में संतुलन स्थापित करना। ठीक है दोस्तों, और इसमें आंतरिक शांति और मोक्ष की ओर ले जाना, यानी कि जो व्यक्ति है उसमें अंदर से शांति होनी चाहिए, आत्मा की उसकी शांति और मोक्ष की तरफ ले
जाना है, इसका लक्ष्य है। और अष्टांग योग में 8 प्रकार जो बताए गए हैं, मैंने अभी 8 आपको बताए। अब इसके बारे में आपको डिटेल से लिखना पड़ेगा, यानी कि वो क्वेश्चन था वह 1 लाइनर 2 लाइनर था, यानी 50 वर्ड्स में उसका आंसर देना था। तो हमने उसमें सिर्फ इनके नाम लिखे थे, लेकिन अब यहाँ पर जो है दोस्तों आपको इसको एक्सप्लेन भी करना है। 200 वर्ड्स का क्वेश्चन रहेगा। तो अब यम क्या है? नैतिक नियम जैसे अहिंसा और सत्य और अस्तेय यम हो जाएगा। नियम यानी कि व्यक्तिगत अनुशासन जैसे सोच, संतोष और तप हो जाएगा। आसन शरीर को स्वस्थ एवं स्थिर रखने वाले योगाभ्यास। और प्राणायाम श्वास को नियंत्रित करने की प्रक्रिया को प्राणायाम कहते हैं। प्रत्याहार इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाना प्रत्याहार कहलाता है। धारणा मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना धारणा होती है। ध्यान निरंतर एकाग्र चित्त की अवस्था ध्यान होता है। और समाधि यानी कि आत्मा का परमात्मा में लीन होना, जो कि सबसे अंतिम अंग है अष्टांग योग में, समाधि। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये 8 अंग हो गए जिनके बारे में हमने लिखना है। और उसके बाद एक और जो है प्रश्न इसी के अंदर था, सिद्धांतों का वर्णन और उसकी अवधारणा में ही, कि हमें और बताना होगा थोड़ा एक्सप्लेन कि अष्टांग योग के सिद्धांत आत्मसंयम, अनुशासन, शारीरिक शुद्धता, मानसिक एकाग्रता और आध्यात्मिक उन्नति पर आधारित है। यह केवल व्यायाम नहीं है बल्कि जीवन जीने की एक कला है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इसका आंसर देना है, 200 शब्दों में देना था। ठीक है, और अभ्यास से ही व्यक्ति क्या होता है? स्वस्थ होता है, शांत होता है, आत्मविश्वासी होता है और नैतिक बनता है। इसलिए योग हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन यानी कि पार्ट बी जो रहेगा, उसके सारे के सारे क्वेश्चन अथवा में रहेंगे। जैसे ये तो यूनिट फर्स्ट है, तो यूनिट फर्स्ट का भी एक क्वेश्चन अथवा में रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम आपको दोनों के आंसर बता रहे हैं, ताकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है, इनमें से ही रिपीट होंगे लगभग क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए योग के उद्भव का, विकास का वर्णन करना है। अब इसका उद्भव कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, योग का डेवलपमेंट और ओरिजिन, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो देखिए योग की उत्पत्ति अत्यंत प्राचीन मानी जाती है, यानी कि जो है इसके बारे में हम देखें तो पुरातन समय से योग को भारत में देखा जा सकता है, जो कि हमें विभिन्न प्रकार के वेद मिलते हैं, वहाँ पर इसका उल्लेख मिलता है। उसके बाद देखिए यह केवल व्यायाम नहीं, यानी कि एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि मन और शरीर और आत्मा के सामंजस्य का विज्ञान है। योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना या एकत्व स्थापित करना। यानी कि योग का मुख्य उद्देश्य आत्म अनुभूति, मानसिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति ही योग का अंतिम उद्देश्य है या मुख्य उद्देश्य है। योग बहुत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित विषय है और मन एवं शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करने पर ध्यान देता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। योग का प्रारंभ सभ्यता के आरंभिक काल से ही माना गया, यानी कि प्राचीन जो हमारी सभ्यताएं हैं उसके आरंभिक काल से योग को देखा गया है, पढ़ा गया है और माना गया है। सिंधु सरस्वती सभ्यता में प्राप्त जो मूर्तियां हैं, मुहरे हैं, उसमें भी देखिए प्रमाण मिलते हैं, जो कि उस स्थिति में योग करने की स्थिति के हमें चित्र वगैरह देखने को मिलते हैं मुहर वगैरह में। उसके बाद देखिए वैदिक काल में सूर्य उपासना, प्राणायाम और ध्यान को आकर्षित विशेष महत्व दिया गया है। महाभारत, रामायण, उपनिषद, बौद्ध, जैन परंपराओं में भी इसका उल्लेख मिलता है। उसके बाद महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र के माध्यम से योग को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया, यानी कि देखिए वो क्या था, योग जो अलग अलग विधाओं में बटा हुआ था, तो पतंजलि जी ने क्या किया कि उस योग सूत्र को एक रूप में जोड़ा है। उसको उन्होंने क्या किया है, अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का सिद्धांत प्रस्तुत किया उन्होंने, जिसके बाद में विभिन्न आचार्य और संतों ने इसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें कई प्रकार के संत हैं। इनको भी आपको याद रखना है, जो कि आप एग्जाम में लिख सकते हैं इनके नाम, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य हो गए, रामानुजाचार्य हो गए, माधवाचार्य जी, गोरखनाथ जी, मत्स्येंद्रनाथ जी आदि ने जो है हठ योग और भक्ति योग को विकसित किया है। और आधुनिक काल की हमें अगर बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी, श्री अरविंद जी, के.एस. अयंगर जी, स्वामी रामदेव जी, जो कि वर्तमान में भी है, तो रामदेव बाबा जी जिसे हम कहते हैं, तो वो भी विश्व भर में योग को फैलाने में बहुत बड़ी अपनी भूमिका निभा रहे हैं और जिन्होंने निभाई भी है। आज योग स्वास्थ्य संरक्षण और मानसिक संतुलन, जीवन शैली में सुधार के लिए बहुत ही आवश्यक बन चुका है, यानी कि लोगों में इतना स्ट्रेस हो गया है, उसके लिए योग बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। योग न केवल भारत की प्राचीन धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, बल्कि संपूर्ण विश्व को स्वस्थ और संतुलित जीवन प्रदान करने वाला भी एक संदेश देता है। क्या देता है दोस्तों? योग देता है। ठीक है दोस्तों, हठ योग की परिभाषा अब देखिए, पार्ट बी
और सेकेंड यूनिट। तो देखिए हठ योग की परिभाषा और उसका अर्थ हमें बताना है। तो हठ योग एक महत्वपूर्ण शाखाएं किसकी है? योग की महत्वपूर्ण शाखाएं। मुख्य उद्देश्य शरीर और मन को शुद्ध संतुलित बनाना है। हठ शब्द 2 शब्दों से बना है जिसका अर्थ है, ह का अर्थ तो हो गया सूर्य और ठ का अर्थ हो गया दोस्तों चंद्र। यानी कि इसका तात्पर्य है शरीर में स्थित प्राण शक्ति और मानसिक शक्ति के संतुलन से इसका रिलेटेड है। हठ योग की परिभाषा के अनुसार योग ऐसी प्रकृति है या पद्धति है जिसमें आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध तथा षट कर्मों के माध्यम से शरीर और मन को नियंत्रित किया जा सकता है। योग जो कि इसका उद्देश्य साधक को स्वस्थ और शक्तिशाली और ध्यान के योग्य बनाना है। यानी कि देखिए योग के बहुत फायदे हैं। एक तो शरीर स्वस्थ रहता है, मन स्वस्थ रहता है, शरीर शक्तिशाली रहता है और हमारा जो ध्यान है वह एकाग्रचित्त रहता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए योग बहुत ज़रूरी है। हठ योग प्रदीपिका तथा घेरन संहिता में हठ योग के सिद्धांतों और अभ्यासों का विस्तृत वर्णन मिलता है। हठ योग के प्रमुख अंगों में देखें तो आसन हो गया, प्राणायाम, ध्यान, शुद्धिकरण जैसी क्रियाएं शामिल है। देखिए मेडिटेशन वगैरह आपने बहुत सुना होगा, वह वास्तव में बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। ध्यान करने से क्या होता है, हमारा मस्तिष्क वगैरह एकाग्रचित्त रहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि शारीरिक और व्यायाम नहीं है, सिर्फ एक केवल और केवल अगर हम देखें तो शारीरिक रूप से ही हम इसमें स्वस्थ नहीं होते, बल्कि मानसिक रूप से भी हमें शांति प्राप्त होती है और आत्मिक जागरण का माध्यम भी बनता है। नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ, मन एकाग्रचित्त और शांत रहता है, जिसकी वृद्धि होती रहती है और हठ योग को संपूर्ण स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास का महत्वपूर्ण साधन माना गया है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन अथवा में रहेगा, यूनिट सेकंड है इसलिए। देखिए इसमें क्या होगा, हठ योग के अनुसार ध्यान प्रक्रियाओं की व्याख्या कीजिए। ये अनदर क्वेश्चन है जिसमें देखिए अनुसार हठ योग के अनुसार ध्यान प्रक्रियाओं की व्याख्या करनी है। तो हठ योग के अनुसार ध्यान वह प्रक्रिया है जिसमें मन और एकाग्र होता है और शांत किया जा सकता है। इसका उद्देश्य दोस्तों देखिए चित्त की चंचलता को नियंत्रित करना है, आत्मिक शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करना है। हठ योग में ध्यान को शरीर, श्वास और मन के संतुलन का महत्वपूर्ण साधन माना गया है। ध्यान प्रक्रिया की शुरुआत शांत स्थान और स्थिर आसन से होती है। यानी कि ऐसा ही नहीं कि कहीं पर भी योग करने बैठ गए वगैरह वगैरह या ध्यान करने बैठ गए, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें इसके लिए देखिए शांत वातावरण में बैठना चाहिए जिससे हमारा मन शांत रहे, एकाग्रचित्त होना आसान हो जाए। इसलिए हमें एकदम स्थिर और शांत स्थान बैठना होगा। साधक पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन में बैठ सकता है। कोई भी आसन में ये जो बताए गए हैं उनमें से आप बैठ सकते हैं। और जो क्या होता है, इनमें बैठने से आपको शरीर स्थिर रहता है। उसके बाद प्राणायाम द्वारा श्वास को नियंत्रित करके मन को शांत किया जाता है। और हठ योग में त्राटक मंत्र जप, नाड़ी शोधन तथा श्वास पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण ध्यान विधियाँ हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से 200 शब्दों में आपको इसके आंसर देने हैं। त्राटक में किसी एक बिंदु या दीपक की लो पर दृष्टि स्थिर रहती है। ठीक है दोस्तों, एकाग्रता बढ़ती है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मंत्र जप में किसी पवित्र मंत्र का मानसिक उच्चारण किया जाता है और धीरे धीरे साधक बाहरी विषयों से मन हटाकर आंतरिक चेतना की ओर ध्यान केंद्रित करने लगता है। और इसमें दोस्तों और भी बहुत सारी बातें हैं कि इसमें समाधि प्राप्ति का महत्वपूर्ण साधन बन जाता है। कौन दोस्तों? योग बन जाता है। ठीक है, और नियमित ध्यान और अभ्यास करने से मानसिक तनाव में कमी आती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और मन में शांति और सकारात्मकता बढ़ती है। आप एक अलग ही फीलिंग करेंगे अगर आप यहाँ पर योग या व्यायाम शुरू करते हैं, योग शुरू करते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके जीवन में रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट बी के ही 3rd यूनिट की तरफ। स्वस्थ जीवन के यौगिक सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसके बारे में विवेचना करनी है। 200 शब्दों का ही रहेगा ये भी। तो देखिए स्वस्थ जीवन में यौगिक सिद्धांत का बहुत बड़ा उद्देश्य है शरीर, मन और आत्मा संतुलित स्थापित करता है। और योग के अनुसार स्वास्थ्य ही धन है। यानी कि हम कितना भी धन के पीछे पड़ जाए, लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य स्वस्थ नहीं है, यानी कि हम खुद स्वयं स्वस्थ नहीं हैं, तो फिर मतलब नहीं रहेगा। स्वस्थ जीवन के लिए उचित आहार, विचार, आचार और दिनचर्या आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं जिसमें पहला सिद्धांत है आचार। ठीक है, पहला सिद्धांत क्या हो जाएगा? आचार, जिसमें नियमित दिनचर्या, व्यायाम, आसन और प्राणायाम में हमें महत्व देना है। देखिए दोस्तों, सिद्धांत है आचार, यानी कि नियमित रूप से हमें करना है। ये दिनचर्या में व्यायाम है, आसन है, प्राणायाम वगैरह दिनचर्या, जो कि हमें एक रूटीन बना लेना है। समय पर भोजन करना है, पर्याप्त नींद लेनी है। यानी कि अगर आप 6 घंटे सोते हैं या 8 घंटे सोते हैं तो यहाँ आपको फिक्स कर लेना है।
नियमित अभ्यास से ही शरीर का स्वस्थ रहना और मन शांत रहना चाहिए हो जाता है, यानी कि शरीर स्वस्थ और मन शांत हो जाता है अगर आप यह रूटीन रोजाना करते हैं तो। विचार, दूसरा सिद्धांत हो जाएगा विचार, यानी कि सकारात्मक हमारी सोच हो जाएगी, हमारी नेगेटिविटी नहीं रहेगी, हम पॉजिटिव बातें करें, पॉजिटिव सोचेंगे। नैतिक मूल्यों और संयमित जीवन से मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, यम नियम के पालन पर बल देता है और व्यक्ति में संतुलन, शांति और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तीसरा सिद्धांत है आहार से संबंधित, यानी कि योग हमें क्या सिखाता है, सात्विक, ताज़ा और पौष्टिक भोजन इसमें श्रेष्ठ माना गया है। ताज़े फल खाइए, सब्जियाँ खाइए, अंकुरित अनाज खाइए, यानी कि जो हम चने वगैरह अंकुरित जो भी करते हैं उसमें पर्याप्त पानी पीजिए और शरीर को ऊर्जा, इन सभी शरीर को ऊर्जा मिलेगी, तो यह सब ज़रूरी है। राजसिक और तामसिक भोजन से हमें बचना चाहिए और योग में यही सलाह दी गई है कि राजसिक और तामसिक भोजन से आप बचिए जितना हो सके उतना, क्योंकि वे शरीर और मन दोनों को असंतुलित बनाते हैं। चौथा है हमारा विचार, चौथा सिद्धांत विचार हो जाएगा। विचार से बेहतर भावनात्मक स्वास्थ्य बनता है, यानी कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए उचित मनोरंजन कार्यकलाप होने चाहिए, शरीर और मन को आराम मिले ऐसे कार्य भी करने चाहिए। यानी कि अगर आप ऑफिस जाते हैं या आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी आपका मन, आपका जो मस्तिष्क है, शरीर है, उसको कुछ और ऐसी क्रियाएँ भी करवाइए जिससे वह अपने को मनोरंजित फील करे। यानी मनोरंजक के रूप में आपको कोई खेल खेल लेना हो या कोई आप ऐसी एक्टिविटी जिससे आपको अच्छा लगता हो, आपका मन शांत हो जाए, उस एक्टिविटी को भी आपको करना है, जिससे आपको विश्रांति की अवस्था बनी रहती है। कार्यकलाप जैसे बागवानी हो गया, किसी को बागवानी का शौक़ हो, किसी को संगीत या यंत्र बजाने का शौक़ हो, गीत गाने का, कविता लिखने का, कविता गायन का, कलाकृति यानी कि पेंटिंग वगैरह कुछ बनाने का शौक़ हो, जो व्यक्ति की पसंद होती है, तो वह हमें करना चाहिए, उससे आनंद मिलता है। बगीचे, समुद्र तट, अगर झील, वहाँ पर किनारे बैठना चाहिए सुबह शाम, जब भी आपको समय मिले। पहाड़ की चोटी पर आप चढ़िए, उतरिए या प्रकृति की सैर कीजिए, जिससे कि आपका मन जो है कि वह शांत रहेगा, शरीर शांत रहेगा, स्वस्थ रहेगा, आत्मा जीवंत होती है। ऐसे क्रियाकलाप आपको करने चाहिए। यौगिक सिद्धांतों के अनुसार सुबह पौष्टिक नाश्ता कीजिए, दोपहर में संतुलित भोजन कीजिए और रात में हल्का भोजन कीजिए। सोने से 2 घंटे पूर्व भोजन कर लीजिए कम से कम, ताकि वह भोजन आपका पच जाए और रात्रि में आपको उसके कोई दुष्परिणाम ना हो। यानी कि भोजन हमेशा हल्का करना है रात्रि में। इस प्रकार के योग स्वस्थ, अनुशासित और सुखी जीवन जीने की सही दिशा प्रदान करते हैं। इसका अथवा में रहेगा, यूनिट 3 का अथवा वाला क्वेश्चन जो रहेगा वह रहेगा कि पतंजलि योग सूत्र के अनुसार सकारात्मक स्वास्थ्य के मन की भूमिका हमें बतानी है। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार तो देखिए, मन का स्वास्थ्य मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, योगश्च चित्तवृत्ति निरोध, यानी कि मन की चंचल वृत्तियों का नियंत्रण ही योग है। आपका मन अगर चंचल वृत्ति पर नियंत्रण नहीं रहेगा तो फिर मतलब नहीं है, और वह रखना है तो आपको योग ज़रूर करना होगा। मन शांत और संतुलित रहता है, तब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह पाता है। पतंजलि जी के अनुसार मनुष्य के दुख, तनाव, भय और अशांति का मुख्य कारण मन की अस्थिरता होती है और सकारात्मक स्वास्थ्य के लिए मन का शुद्ध और शांत, संयमित होना आवश्यक है। योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान के माध्यम से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। नकारात्मक विचार दूर होते हैं, आत्मविश्वास, धैर्य और सकारात्मक सोच की विकसित होती है, वृद्धि होती है। और योग सूत्र में यम और नियम का पालन भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बताया गया है। अहिंसा, सत्य, संतोष, स्वच्छता जैसे गुण मन को पवित्र बनाते हैं और एकाग्रचित रखने में हमें मदद करते हैं। ध्यान और एकाग्रता से मानसिक तनाव कम होता है और व्यक्ति में प्रसन्नता और आत्मिक शांति उत्पन्न होती है। इस प्रकार से पतंजलि ने कई सारे हमें योग सूत्र के माध्यम से बातें बताई है। सकारात्मक स्वास्थ्य का केंद्र योग के माध्यम से रहता है और स्वस्थ मन ही स्वस्थ शरीर और संतुलित जीवन का आधार बनता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं यूनिट 4 यानी कि 5th क्वेश्चन की ओर। हमारे 5th क्वेश्चन है, आसन से आप क्या समझते हैं, और ताड़ासन और बकासन की विधियाँ, लाभ व सावधानियों को आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए, 200 वर्ड्स में इसका भी आंसर देना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता ही है। तो देखिए, आसन का अर्थ है योग में, आसन का अर्थ ऐसी शारीरिक स्थिति से है जिसमें शरीर स्थिर, आरामदायक और संतुलित रहता है। और पतंजलि के अनुसार
आसन शरीर और मन को स्वस्थ बनाकर ध्यान के योग्य बनाता है। आसन अभ्यास से शरीर में लचीलापन, शक्ति और संतुलन बढ़ता है। आसन देखिए, आसन जैसे कि ताड़ासन, बकासन वगैरह, इन सभी से करने से क्या होगा, आपका शरीर लचीला बनता है। जो आप कठोर रहते हैं शरीर में, जिनको झुकने पर भी दर्द हो जाए, ऐसा शरीर जो अगर आपको ठीक करना है तो आपको आसन करने होंगे। उससे आपका शरीर लचीलापन रहेगा, लचीला हो जाएगा शरीर, शक्ति आएगी, संतुलन आएगा। महर्षि पतंजलि ने आसन को स्थिर और सुखदायी रखने के लिए तकनीकी रूप में बताया गया है, स्थिरम सुखमासनम। तो देखिए, सबसे पहले हम ताड़ासन और बकासन की विधि, लाभ और सावधानी तीनों बताएंगे। तो ताड़ासन करने की सबसे पहले विधि के बारे में बात करें तो सीधे खड़े होकर दोनों पैरों को मिलाना है। सीधे खड़े हो जाइए, दोनों पैरों को मिलाइए, हाथों को शरीर के पास रखें, धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाकर अंगुलियां इंटरलॉक करें, यानी कि आपको हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाना है, एड़ियों को फिर उठाना है, धीरे धीरे एड़ियों को उठाइए, पूरे शरीर को एड़ियों के ऊपर उसका वजन ले आइए, ऊपर की ओर खींचना है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या करना है, कुछ समय तक संतुलन बनाए रखना है, फिर लंबी गहरी श्वास लेनी है, फिर पूर्वावस्था में आने के लिए एड़ियों को ज़मीन पर लाइए और हाथों को जांघों के बगल में लाकर रख दीजिए। तो इस प्रकार से ताड़ासन बहुत ही सिंपल सा विधि है यहाँ इस आसन के। अब इसके लाभ आपको बता देता हूँ दोस्तों। लाभ क्या है, शरीर का संतुलन और लंबाई बढ़ाने में सहायक है। अगर आपकी लंबाई कम है, बढ़ानी है, तो आप इस ताड़ासन की विधि का उपयोग कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, पैरों और मांसपेशियों में मजबूती आती है और एकाग्रता और शरीर की मुद्रा सुधरती है। मुद्रा यानी कि देखिए, अगर आपका शरीर ऊपर से जो कि झुक गया है, आपका शोल्डर से झुक गया है, तो आपको यह काफ़ी हेल्प करेगा। तो ताड़ासन विधि इसके लिए है। अब इसमें कुछ सावधानियां भी आपको बरतनी चाहिए। चक्कर आने की स्थिति या कमजोरी होने पर इसका अभ्यास नहीं करना है। हालांकि किसी का भी अभ्यास नहीं करना है। अगर आपको ऐसी कोई स्थिति है, चक्कर आ रही है, कमजोरी हो, तो आपको पहले उसको दूर करना है, उसके बाद आप इस आसन की ओर बढ़ सकते हैं। संतुलन बिगड़ने पर आप ज़रूर सहारा लीजिए और धीरे धीरे से अभ्यास कीजिए ताकि आपका यहाँ पर किसी प्रकार की असावधानी ना महसूस हो। अब देखिए बकासन विधि। बकासन में देखिए आपको क्या करना है, अकड़ू बैठ जाना है और दोनों हथेलियाँ ज़मीन पर रख देनी है, घुटनों और भुजाओं के ऊपर टिकाए देना है और शरीर का भार हाथों पर डालते हुए पैरों को ज़मीन से ऊपर उठाना है। यानी कि दोनों हाथ आप एक पंजे की तरह रख दीजिए। ठीक है दोस्तों, और आपको पूरा शरीर उन दोनों हाथों पर उठा लेना है और पैरों को ज़मीन से ऊपर उठा लेना है। संतुलन बनाकर कुछ समय तक आपको रुकना है, फिर धीरे धीरे पैरों को नीचे लाइए और उत्तानासन में बैठ जाइए। ठीक है दोस्तों, लाभ इसके देख लेते हैं। बकासन विधि के लाभ हैं, हाथ, कंधे और कलाइयाँ मजबूत होती है, एकाग्रता, संतुलन बढ़ता है और पेट की मांसपेशियाँ मजबूत होती है। यानी कि अगर आपको पेट से रिलेटेड समस्याएं हैं तो निश्चित ही आपको बकासन का धीरे धीरे अभ्यास करना है ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। सावधानियाँ देखिए, कलाई या कंधे में दर्द होने पर इसको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपका हाथ फ्रैक्चर हुआ है हाल फिलहाल में या टूट चुका था तो भी आपको यहाँ पर नहीं करना है, सावधानी रखनी है। प्रशिक्षक की देखरेख में आप ज़रूर कर सकते हैं और झटके से किसी भी प्रकार से कोई भी योग करे, कोई भी व्यायाम करे तो यहाँ पर झटके से शरीर को नहीं उठाना है। इस प्रकार की सावधानियाँ रखेंगे तो निश्चित ही आपको आसन करने में किसी भी प्रकार की कोई भी असावधानी नहीं होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट 4 की अथवा के क्वेश्चन की ओर। जो है हमारा क्वेश्चन है, प्राणायाम से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुलोम विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम दोनों के बारे में विधियाँ और लाभ हमें लिखनी है। 200 वर्ड्स का ये भी क्वेश्चन है। प्राणायाम की सबसे पहले बात करते हैं महर्षि पतंजलि के अनुसार, तो श्वास और प्रश्वास में गति का ही विच्छेद प्राणायाम है। प्राणायाम का दोस्तों अर्थ योग में क्या है, श्वास पर नियंत्रण करना। यानी कि अगर आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले प्राणायाम की अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप निश्चित श्वास, उसकी गति, उस पर आप नियंत्रण जरूर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, जो श्वास आपका फूलने की समस्या रहती है उसमें आपको ज़रूर आराम मिलेगा। प्राण का अर्थ जीवन, शक्ति और आयाम का अर्थ विस्तार होता है। ठीक है दोस्तों, प्राणायाम के माध्यम से श्वास को नियंत्रित करके शरीर, मन और मस्तिष्क को स्वस्थ एवं शांत बनाया जा सकता है। प्राणायाम का अर्थ है प्राणिक ऊर्जाओं का नियंत्रण। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अनुलोम विलोम प्राणायाम विधि क्या है। तो देखिए, सुखासन पद्मासन में बैठ जाइए। ठीक है, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम है। तो सबसे पहले अनुलोम विलोम की बात करें तो सुखासन या पद्मासन में बैठ जाइए। दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका बंद कीजिए और बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास लीजिए। अनामिका से बाईं
नासिका बंद करके दाई नासिका से बाहर, यानी कि अंगुली, ठीक है, अंगुली से आपको बाई नासिका बंद करनी है और दाई नासिका से श्वास को बाहर छोड़ना है। फिर दाई नासिका से श्वास लेकर बाईं ओर से छोड़ना है और यह प्रक्रिया आप बार बार दोहरा सकते हैं। 8-10 बार आप इसको आराम से दोहराइएगा। इससे लाभ क्या होंगे कि मन शांत और तनाव कम होगा, फेफड़ों की कार्य क्षमता आपकी बढ़ जाएगी और रक्त संचार सुधरता है और एकाग्रचित्त और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। भ्रस्त्रिका प्राणायाम विधि, इसकी क्या है तो देखिए, सीधे बैठकर गहरी श्वास लेनी है और तेजी से श्वास बाहर निकालनी है। श्वास लेने और छोड़ने की गति समान रखें एवं तेज रखें, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार कुछ समय तक करिए और प्रतिदिन कम से कम 10 चक्र दोहराइए, जिससे कि आपको शरीर में ऊर्जा और स्फूर्ति का वास होगा, शरीर श्वसन तंत्र मजबूत होगा, सर्दी खांसी और आलस्यता से लाभ मिलेगा और मन सक्रिय और सकारात्मक बनता है। सावधानी आपको यही रखनी है कि उच्च रक्तचाप अगर है आपके और हृदय रोग है, व्यक्ति ऐसे हो तो आप इसको बिल्कुल भी ना करें। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यहाँ इम्पॉर्टेंट है कि आप इसका ज़रूर आप करें, ताकि आपको श्वास लेने छोड़ने से आपका ऊर्जा और स्फूर्ति बढ़ेगी, श्वसन तंत्र आपका मजबूत होगा, ठीक है दोस्तों। 6 क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा एवं खेल क्षेत्र में योग की प्रासंगिकता, यानी कि अगर हम योग करते हैं तो उससे हमें खेलों में क्या बेनिफिट मिलता है। फिजिकल एजुकेशन से जो है हमें खेल और उसमें योग से प्रासंगिकता को हमें समझाना है। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर होगा, शारीरिक शिक्षा एवं खेल के क्षेत्र में योग का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है और योग शरीर, मन और आत्मा के विकास का माध्यम है। खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता और मानसिक एकाग्रता, आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए योग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि इसकी जानकारी हमें ज़रूर रहनी चाहिए। शारीरिक शिक्षा में योग अभ्यास से शरीर लचीला, मजबूत और संतुलित बनता है और विभिन्न आसन, प्राणायाम मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाती है। कई प्रकार के दोस्तों आसन हैं, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में उन सभी आसनों के बारे में भी बताएंगे। इस वीडियो में हम और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगली वीडियो आएगी हमारी ज़रूर इसके बारे में, और उसमें भी हम छोटे छोटे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अति लघुतरात्मक है, उनके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। मांसपेशियाँ सुदृढ़ बनती हैं, प्राणायाम और विभिन्न आसनों से कार्य क्षमता बढ़ती है। कोई व्यक्ति 6-8 घंटे कार्य कर पाता है तो वह उसकी कार्य क्षमता और बढ़ जाएगी, 10, 12, 15, 16 घंटे तक वह काम करे, ऐसी उसकी शक्ति इसमें आ जाएगी। योग से, व्यायाम से, योग रक्त संचार श्वसन प्रक्रिया में बेहतर है बनाता है और इससे शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान बनता है। खेल क्षेत्र में बात करें तो दोस्तों, योग खिलाड़ियों की सहन शक्ति, संतुलन और लचीलापन और प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाता है। अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी प्लेयर्स है, एक्टर्स है, वह योग को काफ़ी बढ़ा रहे हैं, यानी कि वो खुद योग कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। तो हमें जो भी हैं आप सभी को, तो हमें क्या करना है दोस्तों, योग पर ज़रूर जाना है और योग को बढ़ावा देना है। ध्यान और प्राणायाम के अभ्यास से मानसिक तनाव कम होता है, एकाग्रता में बढ़ती है, यानी एकाग्रता में वृद्धि होती है। खिलाड़ी प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं और योग चोटों के बचाव और जल्दी रिकवरी में काफ़ी सहायक है। तो इसलिए हमें योग को ज़रूर करना है। पतंजलि द्वारा बताए कई सारे सिद्धांत अनुशासन, आत्मसंयम और सकारात्मक सोच को विकसित करते हैं, एक अच्छे खिलाड़ी को बनाते हैं, यानी कि उसको बनाने के आवश्यक गुण अगर हैं तो वह योग ला सकता है। आज विश्व भर में अनेक खेल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में योग को शामिल किया गया है और इसके जीवन में बहुत सी सारा बेनिफिट और शिक्षा और खेल दोनों के लिए यह उपयोगी है, प्रासंगिक है, क्योंकि यह शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से संतुलित शांत शरीर बनाता है। नेक्स्ट अथवा का क्वेश्चन, खेल मूल्यों के सिद्धांत पर हमें चर्चा करनी है। डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स वैल्यूज़। तो देखिए, खेल मूल्य वे नैतिक और सामाजिक गुण हैं जो खेलों के माध्यम से व्यक्ति के चरित्र एवं व्यक्तित्व का विकास करते हैं। खेल केवल मनोरंजन या प्रतियोगिता का साधन नहीं है, बल्कि अनुशासन, सहयोग और नैतिकता की शिक्षा भी देते हैं। खेल के दोस्तों विभिन्न सिद्धांत हैं, निम्नलिखित सिद्धांतों के बारे में हम बात करेंगे। तो खेल में देखिए दोस्तों, मूल्य क्या है, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, खेल में क्या होता है, एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अनुशासन, यानी कि खिलाड़ी को नियमों का पालन करना चाहिए, सीखना होगा ये सभी चीज़ें। अनुशासन से जिम्मेदारी और आत्मसम्मान की भावना विकसित होती है। अगर आप अनुशासित रहेंगे, आपकी टीम एक अनुशासित एनवायरनमेंट में रहेगी तो उसके बहुत बेनिफिट रहेंगे और एक सामंजस्य बना रहेगा अपने समूह और टीम के साथ में। ईमानदारी व निष्पक्षता बनी रहेगी। खेल में सही तरीके से जीतने और खेलने की भाव विकसित होगा। विरोधी के प्रति निष्पक्ष व्यवहार, फेयर प्ले
आपके अंदर आएगा। इसलिए खेलों के मूल्यों को समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट दोस्तों बढ़ते हैं सहयोग एवं टीम भावना। टीम भावना यहाँ पर देखिए, खेलों से आपसी सहयोग बनता है, समन्वय बनता है और एकता बनती है। इसमें खिलाड़ी सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं। इसलिए हमें फेयर प्ले रहना है, यानी कि गेम में हमें सहयोग और टीम भावना बनाए रखनी है। एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना, यानी कि खिलाड़ी को प्रशिक्षक के साथ, खिलाड़ी को अपने साथी खिलाड़ी के साथ, खिलाड़ी को दर्शकों और विरोधियों के साथ, यानी कि सम्मान की भावना आपको रखनी है। सहनशीलता एवं धैर्य, खेल व्यक्ति को हार जीत के रूप में समान स्वीकार करना पड़ता है, यानी कि या तो कभी हार होगी या जीत होगी, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने का भाव भी हमारे में होना चाहिए। इसके लिए हमें मानसिक रूप से ज़रूर मजबूत होना होगा। नेतृत्व और आत्मविश्वास की भावना, खेलों के माध्यम से नेतृत्व क्षमता यानी कैप्टेंसी जैसे हम कहते हैं, नेतृत्व क्षमता बढ़ती है, निर्णय लेने की योग्यता आती है और आत्मविश्वास का विकास होता है। खेल मूल्य व्यक्ति को अच्छा नागरिक बनाने में सहायक है। ये जीवन की नैतिकता, सकारात्मक सोच और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करते हैं। इसलिए खेल मूल्यों को हमें पालन समाज और राष्ट्र के विकास के लिए करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पार्ट सी की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट सी में हमें 300 वर्ड्स में इसका आंसर देना है, 300 शब्दों में। योग की मूल अवधारणाएं क्या है और राजयोग पर हमें चर्चा करती है। तो योग की मूल अवधारणा है, योग भारतीय संस्कृति की प्राचीन विधा है जिसका उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करना है। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलन करना, जोड़ना या मिलन करना। योग की मूल अवधारणा आत्मा का परमात्मा से मिलन तथा मन की चंचल वृत्तियों का नियंत्रण है। पतंजलि ने योग को चित्तवृत्ति निरोध कहा है। योग की अवधारणाओं में शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आत्मसंयम, अनुशासन, ध्यान और आध्यात्मिक विकास शामिल है। योग व्यक्ति को स्वस्थ जीवन, सकारात्मक सोच और आत्मिक शांति प्रदान करता है। अब बात करते हैं राजयोग क्या है। तो राजयोग की दोस्तों योग में सर्वोच्च शाखा माना गया है। राजयोग यानी कि योग की अगर सर्वोच्च शाखा है तो वह राजयोग है, यानी कि इसे मन का योग कहा गया है। मन पर नियंत्रण, मन पर इंद्रियों पर नियंत्रण उद्देश्य हो इसका है। राजयोग का उद्देश्य क्या है? मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना। राजयोग का आधार ध्यान और आत्मचिंतन है और महर्षि पतंजलि ने अपने जो अष्टांग योग के माध्यम से राजयोग का वर्णन किया है, जिसमें राजयोग के 8 अंग हैं: नैतिक अनुशासन, आत्मसंयम, एकाग्रता, ध्यान, सांस नियंत्रण, मुद्रा, संवेदीय अवरोध और परमानंद यानी कि परम आनंद की अनुभूति, जो कि राजयोग के 8 अंगों में शामिल है। इसका नियमित अभ्यास व्यक्ति को मानसिक शांति, एकाग्रता और आत्मज्ञान की प्राप्ति कराता है और राजयोग के अभ्यास से तनाव कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, सकारात्मकता आती है, व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से यानी कि स्पिरिचुअल रूप से उन्नत होता है, संतुलित जीवन की ओर प्रेरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, यह हठ योग की परंपरा व इतिहास पर हमें प्रकाश डालना है। तो देखिए, ट्रेडिशन ऑफ हठ योगा, इसकी हिस्ट्री पर हमें बताना है। तो देखिए, हठ योग भारतीय योग परंपरा की महत्वपूर्ण शाखा है और इसका उद्देश्य शरीर मन को शुद्ध संतुलित बनाकर आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करना है। हठ शब्द में ह का अर्थ सूर्य, ठ का अर्थ चंद्र होता है, यह माना गया है। तात्पर्य है कि शरीर की प्राण शक्ति और मानसिक शक्ति में संतुलन से है। हठ योग की परंपरा प्राचीन भारत से जुड़ी हुई है और इसकी प्रारंभिक झलक सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त ध्यानमग्न आकृतियों से मिलती है। नाथ संप्रदाय के योगियों ने हठ योग के विकास के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और गोरखनाथ को हठ योग परंपरा का प्रवर्तक माना गया है। यानी कि अगर आपका क्वेश्चन आता है कि गोरखनाथ जी को या हठ योग की परंपरा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना गया है, तो गोरखनाथ जी को माना गया। हठ योग व्यवस्थित वर्णन हठ प्रतिपिका में मिलता है। हठ योग प्रतिपिका घेरन संहिता, शिव संहिता जैसे ग्रंथों में भी मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके स्पेसिफिक क्वेश्चंस के बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे बिल्कुल लाइक कीजिएगा। आपका कोई कन्फ्यूज़न हो कमेंट कीजिएगा और आप इसे आपके फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनका भी एग्ज़ाम है योग और स्पोर्ट्स का। तो देखिए, नेक्स्ट आगे आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंध और षट कर्मों का विस्तार से वर्णन किया गया है। मध्यकाल में हठ योग का मुख्य उद्देश्य शरीर को स्वस्थ, ध्यान के योग्य बनाना था और यहाँ पर विभिन्न योगाचार्यों ने इसे विश्व भर में लोकप्रिय बनाया है, आज भी लोकप्रिय बन रहा है। और हठ योग शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आत्मिक विकास का प्रभावी साधन माना गया है। यानी कि पहला योग था वह भारत के कुछ शहरों में था, उसके बाद भारत में इसका प्रचार प्रसार बढ़ गया और अभी योग जो है वह पूरे विश्व में बढ़ रहा है।
नाइन्थ क्वेश्चन है, यौगिक दृष्टिकोण के अनुसार स्वास्थ्य, उपचार और योग की अवधारणा पर व्याख्या करनी है। तो स्वास्थ्य की अवधारणा है यौगिक दृष्टिकोण के अनुसार स्वास्थ्य केवल शरीर का रोग मुक्त होना नहीं है, बल्कि शरीर, मन और आत्मा का संतुलित और समन्वित होना वास्तविक स्वास्थ्य है। योग के स्वस्थ व्यक्ति माना जाता है। योग में वह है जो शरीर सक्रिय हो, मन शांत, बुद्धि सकारात्मक और विचारों में आत्मसम्मान, आत्म प्रसन्नता हो। पतंजलि के अनुसार मन की स्थिरता और चित्त की शुद्धता को ही स्वास्थ्य माना गया है। ठीक है दोस्तों, योग संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या, प्राणायाम, ध्यान और सकारात्मक विषयों पर बल देता है। योग की अवधारणा क्या है? योग के अनुसार रोग शरीर और मन को संतुलन का परिणाम होता है। इसलिए अनियमित जीवन शैली, तनाव, क्रोध, भय, चिंता, गलत खानपान और नकारात्मक सोचों रोगों को जन्म देते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर शरीर की प्राण शक्ति प्रवाह बाधित हो जाती है और शारीरिक और मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं। इसलिए योग का यह मानना है कि अधिकांश रोग मन से उत्पन्न होते हैं, धीरे धीरे शरीर को प्रभावित करते हैं। इसलिए मानसिक और शांति, जो शारीरिक शांति है, आत्म संयम के लिए योग का निवारण सिर्फ एक साधन माना गया और वह है योग। उपचार की अवधारणा बताएं तो यौगिक उपचार का उद्देश्य रोग के लक्षणों को समाप्त करना ही नहीं है, बल्कि इसका मूल कारण को दूर करना है। और इसके लिए आसन, प्राणायाम, मुद्रा और षट कर्मों का अभ्यास करना ज़रूरी है। श्वसन तंत्र मजबूत होता है। श्वसन ध्यान से तनाव कम होता है। आसनों से शरीर और स्वस्थ लचीला बनता है। सात्विक भोजन, दिनचर्या और सकारात्मक सोच भी उपचार महत्वपूर्ण भाग माना गया है। योग के माध्यम से तनाव प्रबंधन का वर्णन करना है। योग के माध्यम से तनाव प्रबंधन, देखिए, तनाव आधुनिक जीवन की एक सामान्य समस्या है जो मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक असंतुलन उत्पन्न करती है। यानी कि अत्यधिक कार्यभार, चिंता, भय, प्रतिस्पर्धा और अनियमित जीवन शैली इसके प्रमुख कारण हैं। तो इस सभी से दूर के लिए, इसके प्रबंधन के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों? योग करना होगा। शरीर, मन और आत्मा के संतुलन स्थापित करके मानसिक शांति प्रदान करनी है, तो उसके लिए हमें योग ज़रूर करना पड़ेगा। पतंजलि के अनुसार मन की चंचल वृत्तियों नियंत्रित करना ही योग है। और योग में आसन, प्राणायाम, ध्यान और विश्राम क्रियाओं के माध्यम से तनाव को कम किया जा सकता है। आसनों की भूमिका देखिए, इसमें ताड़ासन, शवासन, भुजंगासन, वज्रासन जैसे योगासन हमें मांसपेशियों को आराम देते हैं, मानसिक तनाव कम करते हैं और नियमित इन आसनों के अभ्यास से शरीर में लचीलापन आता है और ऊर्जा शक्ति बढ़ती है। प्राणायाम की भूमिका की बात करें तो दोस्तों देखिए, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और नाड़ी शोषण प्राणायाम श्वास को नियंत्रित करके मन को शांत किया जा सकता है। प्राणायाम से मस्तिष्क को अधिक ऑक्सीजन मिलती है, जिससे चिंता और तनाव कम होता है। ध्यान की भूमिका बनती है, यानी कि एकाग्र और स्थिर हो जाता है ध्यान और मन। नियमित ध्यान से नकारात्मक विचार दूर होते हैं, पॉजिटिविटी का वास होता है, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच विकसित होती है और मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन प्राप्त होता है। यौगिक जीवन शैली की बात करें तो संतुलित आहार, दिनचर्या और सकारात्मक सोच पर बल देता है। भोजन और पर्याप्त विश्राम तनाव नियंत्रण में सहायक होते हैं और इस प्रकार से योग प्रबंधन का एक समग्र उपाय है। न केवल मानसिक तनाव को कम करता है, बल्कि व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से शांत और आत्मिक रूप से संतुलित बनाता है। दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि किन्हीं 3 खेलों के बारे में हमें नियम और विनियम समझाने हैं। यानी कि कोई भी यहाँ पर देखिए 5 खेल हैं, कोई भी खेल आ सकते हैं, जैसे यहाँ पर हॉकी, खो खो, टेनिस, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, कोई भी गेम आ सकता है। तो देखिए क्रिकेट के बारे में तो आप ज़रूर लिख ही लेंगे। हॉकी, खो खो, टेनिस, फुटबॉल और वॉलीबॉल में से हम किन्हीं 3 पर भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। बाकी आपको खेलों में तो ज़रूर ही नॉलेज होगा। तो देखिए हॉकी के बारे में बात कर लेते कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाते हैं हॉकी जैसे गेम से। तो देखिए हॉकी एक लोकप्रिय भारत का खेल है और इसमें प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। खेल निर्धारित समय से खेला जाता है और दोनों टीमें गेंद को स्टिक की सहायता से विरोधी टीम के गोल पोस्ट में पहुंचाने का प्रयास करती है। तो एक नियम हो गया, मेन तरीके से हॉकी क्या होता है और इसके कुछ नियम क्या है। तो देखिए खिलाड़ी केवल स्टिक से गेंद को खेल सकते हैं, यानी कि हाथ, पैर का यूज़ नहीं कर सकते। जानबूझकर पैर या हाथ गेंद चुना फाउल माना जाता है और गोलकीपर को ही गोल क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति होती है। अधिक गोल करने वाली टीम विजेता होती है और खतरनाक तरीके से स्टील चलाना नियमों के विरुद्ध माना गया है। ठीक है दोस्तों, खो खो के बारे में बात करें तो खो खो भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक खेल है। 2 टीमें होती हैं, प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन मैदान पर 9 खिलाड़ी खेल खेलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके प्रमुख नियम है, पीछा करने वाली टीम के खिलाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में बैठते हैं।
सक्रिय खिलाड़ी खो बोलकर अपने साथी को पीछा करने का अवसर देता है। धावक को छूकर आउट किया जाता है। मैदान की सीमाओं के बाहर जाने पर खिलाड़ी अपने आप आउट माना जाएगा और निर्धारित समय में अधिक खिलाड़ियों को आउट करने वाली टीम विजेता घोषित की जाती है। फुटबॉल के बारे में बात करें, फुटबॉल विश्व का अत्यंत लोकप्रिय गेम है। प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं और 90 मिनट का यह गेम होता है, यानी कि 1.5 घंटे का यह गेम होता है। और इसके नियमों की बात करें तो खिलाड़ी पैरों से इस गेंद को नियंत्रित करते हैं, हाथ का प्रयोग नहीं कर सकते। गोलकीपर को छोड़कर कोई खिलाड़ी हाथ का प्रयोग नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, फाउल होने पर फ्री किक या पेनल्टी दी जाती है। आपने फुटबॉल देखा होगा, ज़रूर इसका आनंद उठाया होगा। ऑफ साइड नियम का पालन आवश्यक है और अधिक गोल करने वाली टीम यहाँ पर विजेता बन जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे योगा एंड स्पोर्ट्स के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारे योगा एंड स्पोर्ट्स से, जिसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का समावेश किया जाएगा दोस्तों। और हमारे यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे जनरल इंग्लिश है, जनरल स्टडीज़ है, जनरल साइंस है या एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, तो उन सभी के बारे में हमारे क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे। तो वहाँ से भी आप इसको देख पाएंगे। टेलीग्राम चैनल हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी ज्वाइन कीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा आपके फ्रेंड्स में। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।